हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं हीट ट्रांसफर इन नेचर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बस बचे हुए थे तो इसके बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो भी हम आज की क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के फटाफट से हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही है ना। चलो, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ऑफ कोर्स देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। सो योर फादर बॉट अ सॉस पैन मेड ऑफ टू डिफरेंट मटीरियल। ठीक है, सॉस पैन आया है दो अलग अलग मटीरियल का, ए एंड बी, एज शोन इन दिस फिगर। द मटीरियल ए एंड बी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो जरा हम ग्राफ ये देखो, कौन कौन सा है हमारे पास, ए एंड बी। हाँ, तो एक हमारे पास ये मटेरियल है दिख रहा है और एक हमारे पास ये मटेरियल है, क्लियर है, ए एंड बी। फिर कह रहे बोथ ए एंड बी आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बोथ ए एंड बी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ए इज गुड कंडक्टर एंड बी इज द पुअर कंडक्टर, ए इज पुअर कंडक्टर एंड बी इज द गुड कंडक्टर। सो जो आयरन है दैट इज द गुड कंडक्टर एंड जो उसका हैंडल है दैट इज द पुअर कंडक्टर, क्योंकि जब हम उस सॉस पैन में कुछ बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो मिडल वाला पार्ट है वो हीट हो जाएगा, लेकिन जो उसका हैंडल है वो हीट नहीं होगा, राइट, वो हीट नहीं होगा। सो ए क्या है हमारा, गुड कंडक्टर है एंड बी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट, इसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, बी इज पिन आर स्टक टू द मेटल स्ट्रिप। ठीक है, पिन आर स्टक टू द मेटल स्ट्रिप विद द वैक्स एंड बर्निंग कैंडल इज केप्ट बिलो द रॉड एज शोन इन दिस फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। तो इसको देख ले हम, देखो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे लगा दिया है तो ये और ये गिरने के साथ में चांसेस है एंड फोर्थ एंड फर्स्ट के गिरने के साथ में चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड करता है ना कि कहाँ पे हीट जा रही है और कितने देर के बाद वहां पे हीट पहुंचेगी। जैसे ही उसके पास हीट पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले थर्ड गिरेगा कि पहले सेकंड गिरेगा, दोनों ही साथ में गिरेंगे। फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो भी दोनों साथ में गिर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कह रहे ऑल पिन विल फॉल ऑलमोस्ट द सेम टाइम, सारे के सारे पिन एक ही टाइम पे गिर जाएंगे। पिन 1 एंड पिन 2 विल फॉल अर्लियर देन पिन 3 एंड 4। पहले पिन 1 एंड 2 गिरेंगे, ठीक है, पिन 1 एंड 2 विल फॉल अर्लियर, फिर तीसरा और चौथा गिरेगा। फिर कह रहे हैं पिन 1 एंड 2 विल फॉल लेटर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो बाद में गिरेंगे और पिन 3 एंड 4 पहले गिर जाएंगे। फिर कह रहे पिन 2 एंड 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। क्या कहा जा रहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो यहां पे क्या है, क्या है यहाँ पे, कौन पहले गिरेगा, थर्ड एंड ये सेकेंड एंड थर्ड जो है वो पहले गिर जाएंगे। सेकेंड एंड थर्ड जो है वो कैसे गिरेंगे, वो सेम टाइम पे गिरेंगे। यही हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। ठीक है, वैक्स इज बर्न, तो पिन 2 एंड 3 विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, दोनों के दोनों सेम टाइम पे ही गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, बिल्कुल बराबर है। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज a smoke detector, ठीक है, a smoke detector is used to detect the smoke and sound an alarm. Suppose you are fitting a smoke detector in your room, the most suitable place for the device will be. तो एक स्मोक डिटेक्टर है, जैसे ही स्मोक आएगा वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके अलार्म उसमें बजने लग जाएगा। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द मोस्ट सूटेबल प्लेस, कि वो हम उसको कहाँ पे रखें कि जैसे ही हमें स्मोक मिलेगा वो फटाफट से अलार्म बजाना शुरू कर देगा। सो नियर द फ्लोर, नियर द मिडल ऑफ द वॉल, ऑन द सीलिंग एंड एनीवेयर इन द रूम। कहाँ पे रखेंगे हम इसको ऊपर की साइड रखेंगे। नाउ व्हाट इज द रीजन कि हम इसको ऊपर की साइड रख रहे हैं, क्योंकि जो स्मोक होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, लाइट वेट होगा, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करेगा और ऊपर ही हमने वो डिटेक्टर लगाया है तो डिटेक्टर आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। समझ में आया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ अब जाके हमने पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया है
है ना, ये तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 इज अ शॉपकीपर सर्व्स यू कोल्ड लस्सी। ठीक है भाई, शॉपकीपर ने हमको क्या सर्व किया? कोल्ड लस्सी सर्व किया in a tumbler. By chance the tumbler had a small leak. You were given another tumbler by the shopkeeper to put the leaky tumbler in it. Will this arrangement help to keep the lassi cold for a longer time? Explain. तो देखो क्या कह रहे हैं कि भाई एक ग्लास में आपको बढ़िया सी लस्सी मिल गई, पर वो ग्लास कैसा था? वो लीक कर रहा था। फिर शॉपकीपर ने आपको दूसरा ग्लास दिया और कहा कि भाई लीक वाला ग्लास उसके अंदर ऐसे डाल लो। ठीक है, तो क्या वो उस लस्सी को लंबे टाइम तक लिए ठंडा रख पाएगा? सोचो, क्या हमने एक ऐसी एक्टिविटी की थी विद द हेल्प ऑफ पॉट जिसमें हमने वेजिटेबल्स रखे थे और हमने ये देखा था कि हाँ वेजिटेबल्स जो है वो लंबे टाइम तक के लिए उसमें कूल हो रहे हैं। यस, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस, इट विल हेल्प। अब ये कैसे हेल्प करेगा? तो देखो, जो एयर है बिटवीन द टम्बलर है ना, वो एक्ट करेगा एज ए इंसुलेटर। तो जो कोल्डनेस है उसकी वो बाहर ही नहीं जा पाएगी और जो हॉटनेस है बाहर की वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो वो काफी लंबे टाइम तक कूल फील करेगा। ठीक है, यस, इट विल हेल्प। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? द एयर, yes, it will help the air between the two tumbler। ठीक है, the air between the two tumbler कैसे एक्ट करेगा? Act as an insulator। ठीक, the air between the two tumbler, ये आ रहा है, act as an insulator। insulator means poor conductor of heat and slow down the heat transfer from outside and slow down the heat from outside। और वो बाहर की हीट को क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा। मूवमेंट जो है क्या, एक बैरियर क्रिएट कर देगा वीकेंड से। ठीक है, क्या क्रिएट कर देगा? बैरियर क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। सो स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, है ना। सो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड थ्रू कन्वेक्शन। तो जब सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है तो क्या हम इसको कन्वेक्शन कहते हैं? क्या हम इसको कन्वेक्शन कहते हैं? आंसर है भाई हमारा फॉल्स। इसको हम कन्वेक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। क्या बोल देंगे हम इसको? कंडक्शन। तो कन्वेक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्शन। क्या लिख देंगे? दिख रहा है ना, कंडक्शन लिख देंगे। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सेकंड वाले में कि जो कन्वेक्शन मेथड होता है वहां पे एक्चुअल में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, वहां पे एक्चुअल में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। क्या ये बात करेक्ट है? क्या ये बात करेक्ट है? यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है। Now, area with clay materials allow more seepage of water than those of the sandy materials। तो जो clay है वो ज्यादा seepage create करेगा as compared to clay material। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। क्यों ये बात सही नहीं है? Because clay has small pores। ठीक है, तो वहां से seepage कम होगा ना as compared to sand। ठीक है, so ये हमारा false है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या रीजन लिखेंगे हम? क्ले हैज स्मॉल पोर्स। ठीक है, क्ले के पास स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। देन सेंड। सो क्या हो जाएगा? सो इट अलाउ less seepage, so it allow less seepage। clear? now the fourth one, fourth को देख लो फटाफट से। the movement of cooler air from land to sea is called land breeze। yes, this is
ट्रू, ये बात कैसी है, एकदम सच्ची है। तो जहां पे ट्रू है वहां पे हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आई थिंक जहां पे फॉल्स था हमने उसको क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। स्टेट विद रीजन, सबके रीजन देने, तो कंडक्शन बता दिया, ठीक है। यस, हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 है हमारा, आइस क्यूब, नहीं, सम आइस क्यूब प्लेस इन अ डिश मेल्ट इनटू वाटर आफ्टर सम टाइम। तो डिश मतलब हमने बर्तन में क्या रखा है, आइस क्यूब रखा है, वो क्या हो जा रहा है, कुछ टाइम के बाद पिघल जा रहा है। वेयर डू द आइस क्यूब गेट हीट फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब उस आइस क्यूब को हीट कहाँ से मिल रहा है, बता दो फटाफट से। उस आइस क्यूब को हीट कहाँ से मिल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बताओ। तो वो जो हीट है वो कहाँ से ले रहा है, अपने सराउंडिंग से ले रहा है, ठीक है। उस डिश में जैसे ही रखा तो वो स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, वो क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सो व्हेन आइस क्यूब placed in a dish melt into water after some time, ठीक है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है कुछ टाइम के बाद। फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए आइस नीड टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, आइस नीड टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ठीक है। उसको हीट एनर्जी कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको हीट एनर्जी कहीं ना कहीं से ही क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक। सो आइस क्यूब जो है वो कहां से हीट लेगा, फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट। आइस क्यूब एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट। आइस क्यूब एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है। एंड दैट हीट फ्रॉम एयर, ठीक है, वो क्या करेगा, दैट हीट फ्रॉम एयर वो क्या करेगा, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, किसके बॉन्ड को, सॉलिड के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा एंड कन्वर्ट इनटू द वाटर, ठीक है। दैट हीट cause the break the bond of ice and convert into water. So this is question number 4. ये था हमारा question number 4. क्या आपको इतना समझ में आया है? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5th, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। सो अ बर्निंग इंसेंस स्टिक इज फिक्स्ड, ठीक है। बर्निंग इंसेंस स्टिक जो है वो फिक्स है, पॉइंटिंग डाउन टूवर्ड्स, इन विच डायरेक्शन वुड द स्मोक फ्रॉम द इंसेंस स्टिक मूव, शो द मूवमेंट ऑफ द स्मोक विद द डायग्राम। तो देखो कहाँ पे मूव करेगा, वो जो अगरबत्ती है ना, उसका जो धुआं होगा वो लाइट वेट होगा, है ना, गर्म होगा, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। भले ही वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट है, फिर भी वो जो उसका स्मोक है वो कहाँ पे मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। एंड रीजन क्या है इसका, कन्वेक्शन। यहाँ पे क्या रीजन चल रहा है, कन्वेक्शन की हेल्प से वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम, when an burning incense stick
is fixed pointing towards downward, pointing downwards, हम उसको नीचे की तरफ ऐसे डाउनवर्ड करके रख रहे हैं तो भी द स्मोक विल मूव अपवर्ड downwards, then smoke will move in upward direction. स्मोक जो है वो कहां पे मूव करेगा? स्मोक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा एंड दिस हैपन, ठीक है, दिस हैपन बिकॉज दिस हैपन because now what is the reason? Smoke residue, smoke rises due to convection, ठीक है, this happen because smoke rises due to convection, smoke rises due to convection, ठीक। और क्या पूछा है हमसे? शो द मूवमेंट ऑफ स्मोक विद द डायग्राम। क्या हम इसमें और कुछ लिख सकते हैं? देखो क्यू ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर हम इसका आंसर भी लिख रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं, राइट। सो एज लिख लो, चलो एज, ठीक है, इंसेंस स्टिक बर्न, जैसे ही अगरबत्ती जलना शुरू हो जाता है, इट हीट द एयर, ये अपने सराउंडिंग की एयर को क्या कर देता है? गर्म कर देता है ना, एंड मेक इट लेस डेंस, एंड मेक इट लेस डेंस, उसकी डेंसिटी जो है वो कम कर देता है, ठीक है। अगर उसकी डेंसिटी कम होगी सो वो क्या होगा? वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो लेस डेंस विच मीन्स lighter than cooler air, इसकी डेंसिटी कम हो गई मतलब ये कूलर एयर से लाइट हो गया है ना, एंड easily move in upward direction, easily move in upward direction, और वो आसानी से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर हम डायग्राम के बारे में बात करें तो देखो डायग्राम इतना अच्छा तो मैं बना नहीं पाऊंगी, है ना, गंदा ही बनाया मैंने। तो मान लो कि हमारे पास इंसेंस स्टिक है और इसमें से जो धुआं है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, मतलब बना तो आप अच्छा सकते हो बट मैंने यहाँ पे बेकार बनाया। आप अपनी कॉपी में सुंदर सा डायग्राम बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नहीं हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6th। सो क्वेश्चन 6th क्या है भाई? क्वेश्चन 6th है हमारा, टू टेस्ट ट्यूब विद वाटर आर हीटेड बाय द कैंडल फ्लेम। तो दो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम वाटर को हीट कर रहे हैं विद द कैंडल फ्लेम। विच थर्मामीटर और विल रिकॉर्ड द हायर टेम्परेचर। कौन इसमें से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा ये बता दो, कौन इसमें से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा? देखो बिल्कुल ध्यान से देख लो, इसमें बिल्कुल ध्यान से देख लो, ए है एंड बी है। यहाँ पे थर्मामीटर जो है वो इससे बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ पे जो थर्मामीटर है ये बिल्कुल हीट, थर्मामीटर को भी हीट कर रहा है ना। तो थर्मामीटर को यहाँ से भी हीट मिलेगा तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा जल्दी राइज करेगा, ठीक है। सो वेयर द थर्मामीटर इज क्लोजेस्ट टू द फ्लेम इट शोज द हायर टेम्परेचर। क्लियर है? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यही जो भी मैंने बोला वही लिख देंगे, ठीक है। सो इन ऑप्शन बी, इन ऑप्शन बी, ठीक है। कहां पे जल्दी टेम्परेचर हाई होगा? इन ऑप्शन बी, वेयर द टेम्परेचर इज, वेयर द टेम्परेचर इज, वेयर द टेम्परेचर इज क्लोजर टू दी फ्लेम, क्लोजर टू दी फ्लेम। यहां पे टेम्परेचर जो है वो फ्लेम के बिल्कुल पास है, विल शोज दी हायर टेम्परेचर, will shows the
हायर टेम्परेचर। ठीक है, वो क्या शो करेगा, हायर टेम्परेचर शो करेगा। ठीक, अच्छा इतना तो हम नहीं लिख सकते, अभी हमको और इसमें लिखना पड़ेगा। और क्या चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सो बेसिकली जब भी हम वाटर को हीट करेंगे, है ना, सो व्हेन वाटर इज हीटेड बाय द कैंडल इट बिकम हॉट। उसका जो बॉटम है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। किसका बॉटम, टेस्ट ट्यूब का बॉटम, है ना। सो व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम वाटर को हीट करेंगे, व्हेन वाटर इज हीटेड बाय द कैंडल, when water is heated by the candle it become, वो क्या हो जाएगा, it become hot at the bottom, वो नीचे से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, bottom of the test tube, heated the bottom of the test tube। फिर क्योंकि अब देखो बॉटम हमारा गर्म हो गया, तो पानी जो है वो कहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा, मूव राइज इन अपवर्ड डायरेक्शन। मगर टिल्ट किया है तो वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तभी आपने देखा ना, खौलता हुआ पानी वो हमेशा ऊपर आने की कोशिश करता है, वो वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा। ठीक है, सो द हॉट वाटर राइजेस, द हॉट वाटर राइजेस, है ना, वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई, क्यों मूव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स लेस डेंस, बिकॉज ऑफ इट्स लेस डेंसिटी देन कूलर वाटर, देन कूलर वाटर। इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी कूलर वाटर के कंपैरिजन में। सो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटम टू दी upward direction। ठीक है, so the water move from bottom to top। और कौन सा यहाँ पे प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्यू टू कन्वेक्शन, ड्यू टू कन्वेक्शन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कन्वेक्शन मेथड और कन्वेक्शन प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूज किया जा रहा है। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। Next question is question number 7th. Why are hollow brick used to construct the outer wall of the house in the hot region? तो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे hollow brick से कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है, आउटर वॉल बनाने के लिए, ताकि वो एयर को ट्रैप कर ले इनसाइड द ब्रिक। एंड वी नो दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर, तो वो बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगा और अंदर की ठंडक को बाहर नहीं जाने देगा, है ना। वो हीट ट्रांसफर की फ्लो को क्या कर देगा, एकदम हम ऐसा बोल सकते हैं कि निल कर देगा। एंड इसी वजह से क्या हो जाएगा कि जो रूम्स है या फिर जो घर है वो कैसा रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा। ठीक है, सो hollow bricks used to construct the outer wall of house in the hot region, in the hot region, as what is the reason, as they trap air inside it, as they trap air inside, वो क्या करेंगे, एयर को ट्रैप कर लेंगे inside the space between, they trap air inside the space between the brick। और इसके बाद क्या होगा, एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, as air is the poor conductor of heat। एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इजीली। ठीक है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट मीन्स
it not allow heat to pass through it, to pass through it, मतलब वो हीट को अलाउ नहीं करेगा कि उससे वो पास हो जाए, एंड दिस हेल्प टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर, एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर. और ये हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द हाउस, फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द हाउस. क्लियर. और इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट हाउस स्टे कूलर इन हॉट रीजन. As a result, house stay cooler in hot region. बिल्कुल ऐसे गर्मी के मौसम में भी, बहुत गर्मी के टाइम पे भी जो घर है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा. समझ में आ गया. आगे बढ़ जाए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन हाउ लार्ज वाटर बॉडीज प्रिवेंट एक्सट्रीम टेम्परेचर इन एरिया अराउंड देम. तो जो मतलब लार्ज वाटर बॉडीज के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि सी है, ओशियन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से क्या करती है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, उस एरिया का, उस जगह का, तो उसको कैसे प्रिवेंट करती है, कैसे बचाती है. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज बॉडीज के बारे में बात करें तो कौन कौन से लार्ज बॉडीज होते हैं, जैसे कि ओशियन है, सी है ना. तो किस तरीके से प्रिवेंशन करेंगे, बाय दी सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इफेक्ट. ठीक है, कैसे करते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज करके, क्योंकि अगर पानी ठंडा है तो उसके कंपैरिजन में जो लैंड है वो थोड़ा गर्म होगा, अगर लैंड गर्म है तो उसके कंपैरिजन में पानी थोड़ा ठंडा होगा, तो वो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज से इसको प्रिवेंट कर लेते हैं. ठीक है. सो लार्ज वाटर बॉडीज, large water bodies such as ocean और sea. large water bodies यही है, जैसे कि ocean हो गया, sea हो गया, help to prevent extreme temperature, है ना, help to prevent extreme temperature in near areas, extreme temperature in near areas by land and sea breeze. कैसे करेंगे, लैंड और सी ब्रीज की हेल्प से वो हीट के इफेक्ट को कम करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे. नाउ सी ब्रीज क्या होता है एंड लैंड ब्रीज क्या होता है. ठीक है, सी ब्रीज क्या होता है एंड लैंड ब्रीज क्या होता है. तो सी ब्रीज में क्या होगा, देखो दिन के टाइम की बात करें तो जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है देन दी वाटर. ठीक है, सो ड्यूरिंग द डे the land become more hot than water. लैंड जो है वो ज्यादा हीटअप हो जाता है. ठीक है, ज्यादा गर्म हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में. सो द एयर ओवर द लैंड बिकम वार्मर, है ना, the air above the land become warmer. तो उसके ऊपर का जो एयर होगा वो भी गर्म होगा और क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा एंड rises, while the air above the sea remains cooler. while air
above the sea remains cooler. वो एज कंपेयर टू लैंड वो कैसा रहेगा, वो ठंडा रहेगा. ठीक है, एज कंपेयर टू लैंड वो कैसा रहेगा बेटा, वो ठंडा रहेगा. समझ में आ गया. नाउ द कूलर एयर फ्रॉम सी मूव टुवर्ड्स द लैंड. द कूलर एयर फ्रॉम सी मूव टुवर्ड्स द लैंड, और वो उसके टेम्परेचर को फिर जाके मेंटेन करेगा. ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ सी ब्रीज. इसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं. टुवर्ड्स द लैंड एंड क्रिएटिंग अ सी ब्रीज. इसको क्या बना देंगे, सी ब्रीज बना देंगे. सो एयर जो है ना, सो कूल एयर फ्रॉम सी हेल्प द लोअर टेम्परेचर ऑफ द लैंड. तो जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, टेम्परेचर, जो लैंड का टेम्परेचर है उसको कूलर डाउन करने की कोशिश करेगी. समझ में आया. तो ये होता है हमारा सी ब्रीज. ठीक. नाउ अब हम बात करें अगर लैंड ब्रीज के बारे में. कि लैंड ब्रीज क्या होता है, तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ सी ब्रीज. यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमने दिन के बारे में बात की थी, यहाँ पे हम नाइट के बारे में बात करेंगे. सो ड्यूरिंग द नाइट जो लैंड होता है वो कूल डाउन फास्टर एज कंपेयर टू वाटर. ठीक है, ड्यूरिंग नाइट लैंड कूलर फास्टर देन वाटर. ठीक है, जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है पानी के कंपैरिजन में. सो द एयर अबव द लैंड बिकम मोर कूलर. सो द एयर अबव द लैंड इज मोर कूलर देन द एयर अबव द वाटर. एयर अबव द वाटर. क्या ये बात करेक्ट है, यस ये बात करेक्ट है. ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है. तो यहां पे क्या होगा बताओ, तो यहां पे क्या होगा, कूलर एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड्स द सी. एज अ रिजल्ट कूलर एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड्स दी सी. ठीक है, किसकी तरफ मूव करेंगे, ये सी की तरफ मूव करेंगे. एंड दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, क्रिएटिंग लैंड ब्रीज. ठीक है, और ये क्या क्रिएट करेगा, लैंड ब्रीज क्रिएट करेगा. तो यहां पे भी टेम्परेचर जो है नाइट के टाइम में भी वो क्या कर लेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हम. सो 9th क्वेश्चन है अब हमारा, एक्सप्लेन हाउ वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गेट स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर. अर्थ से वाटर किस तरीके से सीप होता है और ग्राउंड वाटर में चला जाता है. सो डेफिनेटली वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, ये तो फिक्स है. वाटर सीप्स थ्रू द surface of water seeps through the surface of the earth. कैसे सीप होता है ये हमको बताना है. तो सबसे पहले बारिश हो गई, है ना, सबसे पहले क्या होगा, बारिश होगी. सो व्हेन इट रेन वाटर फॉल टू द ग्राउंड. व्हेन इट्स रेन वाटर फॉल टू द ग्राउंड. जैसे ही बारिश होगी वाटर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, है ना. एंड मूव थ्रू दी सॉइल, एंड मूव थ्रू दी सॉइल. सॉइल के थ्रू उसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सॉइल हो गया, रॉक लिख लो, रॉक भी हो सकता है. सॉइल एंड रॉक. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनफिल्टरेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
फिल्टरेशन। क्या बोलेंगे बेटा इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम इनफिल्टरेशन कहते हैं। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? पहला प्रोसेस हो गया, फिर वाटर जो है वो ट्रैवल करेगा थ्रू द लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक, देन वाटर ट्रैवल थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक। ठीक है, सॉइल एंड रॉक के लेयर से वाटर जो है वो ट्रैवल करेगा, फिल द गैप एंड स्पेस, फिल द गैप एंड स्पेस, वो गैप और स्पेस को क्या कर देगा? फिल कर देगा, एंड स्टोरेज इन एक्वीफायर। ठीक है, एंड स्टोरेज इन, क्या बोलते हैं इसको हम? एक्वीफायर्स। क्लियर? FERS है ना, एक्वीफर्स। ठीक, इसके बाद क्या होगा? दो प्रोसेस हमारा हो गया। ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या होगा? वाटर फिर फाइनली हमारे ग्राउंड पे आ जाएगा, ग्राउंड वाटर पे आ जाएगा, इज कॉल्ड एक्वीफर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे? क्या मेंशन कर सकते हैं? नाउ द वाटर रीचेस द ग्राउंड अंडरग्राउंड लेयर, the water reaches the अंडरग्राउंड लेयर। जो वाटर है वो अंडरग्राउंड लेयर पे पहुंच चुका है, जिसको हमने अभी क्या बोला था? एक्वीफर्स बोला था। अब इसके बाद क्या होने वाला है? ये क्या है? which is the large area of rock and soil that can hold water. ठीक है, which is the large area of rock and soil that can hold water. ठीक है, that can hold water, and this aquifers store water as groundwater. These aquifers store water as groundwater. ठीक है, तो इस तरीके से जो वाटर, ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। फिर इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन 10th इज द वाटर साइकिल हेल्प इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। यस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो कैसे वो रिप्लेनिश करता है? थ्रू द वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल हेल्प द मूवमेंट ऑफ वाटर टू रिफिल दी वाटर बॉडीज, है ना? कौन कौन से मेथड से? इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, पहले पूरा का पूरा जो वाटर है वो वाटर बॉडी से ऊपर जाएगा, है ना, थ्रू इवापोरेशन, थ्रू ट्रांसपिरेशन, फिर वो वापस से नीचे आ जाएगा थ्रू कंडेंसेशन। समझ में आया? सो द वाटर साइकिल ठीक है, द वाटर साइकिल हेल्प्स मूव एंड रिफिल, ठीक है, मूव एंड रिफिल वाटर ऑन अर्थ, वाटर ऑन अर्थ। कौन कौन सा प्रोसीजर होगा? सबसे पहला हमारा इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। क्या होता है इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में? वाटर फ्रॉम लेक और दी रिवर और दी ओशियन टर्न इनटू वेपर, राइट? वाटर फ्रॉम ओशियन, लेक एंड रिवर, ठीक है, एंड रिवर टर्न
इन वाटर वेपर। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, बिकॉज ऑफ द सन हीट, है ना, बिकॉज ऑफ द सन हीट। एंड प्लांट ऑल्सो रिलीज वाटर इनटू द एयर, एंड प्लांट ऑल्सो release their water into the air by the process of transpiration. By the process of transpiration. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब जो है वाटर जो है वो ऊपर चला गया, है ना, वाटर वेपर राइज इनटू द एयर। यहां पे क्या हो जाएगा? वाटर वेपर राइज इनटू द एयर। अब वो एयर में मिलके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर ऊपर जाके इनका प्रोसीजर होएगा, फिर बाद में इनका कंडेंसेशन हो जाएगा। कंडेंसेशन कैसे होगा? देखो, जैसे ही गैस जो है जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेपर था, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, ऊपर का टेम्परेचर कम है तो वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो वो एयर है, ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो द सेकेंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है? जैसे कि पानी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में गया, सो इट्स कूल डाउन एंड फॉर्म क्लाउड। एज वाटर मूव्स अप, देन इट कूल डाउन एंड फॉर्म क्लाउड। वो कूल डाउन हो जाएगा और किस चीज का फॉर्मेशन करने लग जाएगा? और वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद क्या होता है? जैसे ही क्लाउड बन गया, है ना, कुछ टाइम के बाद वो फिर बह जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। थर्ड क्या है हमारा? प्रेसिपिटेशन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन? व्हेन क्लाउड गेट हैवी, वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ। When cloud become heavy, water falls back to the earth. वाटर जो है वो वापस से अर्थ पे आ जाएगा। किसकी फॉर्म में? रेन, स्नो, हेल की फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल, इन सब की फॉर्म में, एंड गेट बैक टू इट्स रिवर एंड लेक, एंड गेट बैक टू इट्स रिवर एंड लेक। वापस से अपने रिवर और लेक में चला जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो, रिवर एंड लेक में जाने के बाद फिर से वो इनफिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। याद है जो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन लिखा था कि जो जो रेन है ना, जो पानी है वो कहाँ पे आ जाएगा? वो ग्राउंड में जाएगा, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर इनफिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं कंप्लीट। समझ में आया? सारे के सारे जो क्वेश्चंस है बेटा वो हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट। एंड फाइनली वी कैन से दैट कि हमारा ये जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश, है ना, हम ये कह सकते हैं। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।